ध्यान से सुनिए मेरी बात। मौर्य साम्राज्य में जितना एसएससी के लिए जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी। स्रोत: कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और राज्य नीतियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ये एक संस्कृत नाटक है जिसमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में उदय की कथा वर्णित है। इस ग्रंथ में मौर्यों को निम्न जाति से संबंधित बताया गया है। मेगस्थनीज की इंडिका, इसमें मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था, प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है। बौद्ध साहित्य, जातक कथाएं, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान आदि ग्रंथों में मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। उन्होंने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर सत्ता हासिल की। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया, जो सिकंदर महान के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। उन्होंने कोष्ठागार नामक विभाग की स्थापना की, जो अनाज के भंडारण के लिए था। इसका उल्लेख सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है। सेल्यूकस निकेटर के बारे में, सेल्यूकस निकेटर ने सेल्यूसिड वंश की स्थापना की थी। ये वंश मैसेडोनियन ग्रीक वंश से संबंधित था और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ भागों पर शासन करता था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और बाद में उसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया। बिंदुसार 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार को यूनानी इतिहासकारों ने अमित्रोखेट्स कहा है। उनकी माता का नाम दुर्धरा माना जाता है। उन्होंने सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम से मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। बिंदुसार को 2 समुद्रों के बीच की भूमि को जीतने वाला कहा जाता है। उन्होंने आजीविक संप्रदाय को संरक्षण दिया। उनके दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। अशोक 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अशोक ने मंत्री राधागुप्त की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष यानी शारीरिक विजय की जगह धम्म घोष यानी नैतिक और सांस्कृतिक विजय को अपनाया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लंका यानी वर्तमान श्रीलंका भेजा। अशोक के अभिलेख, अशोकन एडिक्ट्स। अशोक के अभिलेख हीनयान बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। ये अभिलेख शिलाओं और स्तंभों पर पाए जाते हैं। अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, एग्जाम पॉइंट्स। प्रमुख शिलालेखों की संख्या 14, कुल भाषाएं 3, कुल लिपियां 4। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि में। अफगानिस्तान क्षेत्र में लिपि ग्रीक और अरामाइक। उत्तर पश्चिम भारत में लिपि खरोष्ठी। अभिलेखों में अशोक को देवा नाम प्रिय पियदस्सी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। ध्यान से सुनिए। अशोक के कुल 14 प्रमुख शिलालेख माने जाते हैं और एसएससी के लिए इनमें से कुछ शिलालेख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिलालेख संख्या 1। इस शिलालेख में पशु वध पर रोक लगाई गई है। त्योहारों में जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। अशोक के रसोई घर में केवल 2 मोर और 1 हिरण मारे जाते थे और अशोक इस परंपरा को समाप्त करना चाहते थे। शिलालेख संख्या 4। यहां अशोक ने साफ कहा कि अब भेरी घोष यानी युद्ध की घोषणा नहीं होगी, अब होगा धम्म घोष यानी नैतिक और धार्मिक विजय। शिलालेख संख्या 7। इसमें अशोक सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता अपनाने की अपील करते हैं। शिलालेख संख्या 12। ये शिलालेख भी धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ा है। अशोक कहते हैं कि हर संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय का सम्मान करना चाहिए। शिलालेख संख्या 13। ये सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है। इसी में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का वर्णन मिलता है। कलिंग
आज के ओडिशा का प्राचीन नाम था। इसी शिलालेख में अशोक के हृदय परिवर्तन का जिक्र मिलता है जो उपगुप्त के प्रभाव से हुआ। लघु शिलालेख। अशोक के 15 से 16 लघु शिलालेख मिलते हैं, लेकिन केवल 4 स्थानों पर अशोक का नाम सीधे लिखा गया है। मास्की, कर्नाटक; नेट्टूर, आंध्र प्रदेश; ब्राह्मगिरी, कर्नाटक; गुर्जरा, मध्य प्रदेश। स्तंभलेख, पिलर एडिक्ट्स। अशोक के कुल 7 स्तंभलेख हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ में 7 स्तंभलेख मिलते हैं। इनमें 7वां स्तंभलेख सबसे लंबा माना जाता है। इन स्तंभलेखों की भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। दिल्ली टोपरा स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक हरियाणा से दिल्ली लेकर आए थे। महत्वपूर्ण स्तंभ: लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, बिहार। रामपुरवा बैल स्तंभ राष्ट्रपति भवन में स्थित है। सबसे प्रसिद्ध है सारनाथ का अशोक स्तंभ। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया। ये धर्म चक्र प्रवर्तन यानी बुद्ध के प्रथम उपदेश को दर्शाता है। इस पर बने पशु हैं सिंह, हाथी, घोड़ा और बैल। गुफाएं और स्तूप: बाराबर गुफाएं, बिहार। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाईं। लोगस ऋषि गुफा, नागार्जुनी गुफाएं अशोक के पौत्र दशरथ मौर्य द्वारा बनवाई गईं। कोणागमन कनक मुनि स्तूप अशोक ने पुनर्निर्माण कराया। लुम्बिनी स्तंभलेख, इसे रुम्मिनदेई स्तंभलेख भी कहते हैं। ये नेपाल में स्थित है। इससे पता चलता है कि अशोक बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी गए थे और वहां के लोगों का कर कम कर दिया। मौर्य वंश का अंतिम शासक। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया। मौर्य प्रशासन, जल्दी से याद रखने वाला भाग। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। राज्य के 7 अंग होते हैं: राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। कर व्यवस्था: हिरण्य, सोने में कर; प्रणय, आपातकालीन कर; पिंड कर, वस्तुओं में कर; सेना भक्तम, सेना के लिए; पार्श्वम, अतिरिक्त कर। अधिकारियों के नाम: समाहर्ता, राजस्व संग्रह; सन्निधाता, खजाना; नगरक, नगर प्रशासन; अश्वाध्यक्ष, घुड़सवार सेना; धम्म महामात्र, अशोक द्वारा बनाया गया नया पद। समाज: समाज 4 वर्णों में बटा था। मेगस्थनीज के अनुसार 7 वर्ग थे। तलाक की अनुमति थी और 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को एक विशाल नगर बताया जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे।